अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा 18 जुलाई से, जैसे कि आज 18 थी, तो आज हमारा जो मिड था वो फर्स्ट पेपर था। बहुत से बच्चों का उम्मीद है कि आप लोगों के पेपर्स अच्छे हुए होंगे। और आज का जो ENG 201 का पेपर था करंट, आज जो इन बच्चों का हुआ, बहुत आसान सा पेपर था। सिर्फ आप अगर वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप अपने हैंड्स आउट एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं तो आपका पेपर इजीली उसमें से क्लियर हो जाता है। तो पेपर पैटर्न कुछ चेंज हुआ है। पहले ये था कि अगर जो MCQs थे हमारे, अगर वो हम पहले सॉल्व कर लेते तो अगर उसको सेव करके देन हम नेक्स्ट पे मूव कर सकते थे। लेकिन अब ये है कि अगर हमें कोई ऑप्शन नहीं आता तो हम उसको स्किप करके नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इसमें चेंजिंग्स हुई थी। जो पेपर था वो जो टोटल उसमें क्वेश्चन 32 थे और 28 मार्क्स के MCQs थे। दो शॉर्ट क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के और 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के, और बाकी पेपर पैटर्न सेम ही था। तो हम मूव करते हैं अपने पेपर की तरफ। बहुत आसान सा पेपर था। सारा जो है वो आपके हैंड्स आउट से आया हुआ था। बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछी हुई थी, मीन के कुछ डीपली नहीं पूछा हुआ था। बहुत मीन के इजी पेपर था। तो हम अपने पेपर को डिस्कस करते हैं और उम्मीद है कि ये पेपर आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। और इससे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके जी, मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो ये है is a dash is a specified audience और demographic group from whom a message designed। तो ये मैं आपको हैंड्स आउट से भी कंफर्म करके दिखा देती हूँ। तो इसका मतलब है टारगेट ऑडियंस है। जो स्पेसिफाइड ऑडियंस, उसका टारगेट ऑडियंस हम आपको साथ में ये कंफर्म करके भी दिखाऊंगी। टारगेट ऑडियंस, ये देखें जी, टारगेट ऑडियंस इज़ अ स्पेसिफाइड ऑडियंस और डेमोग्राफिक ग्रुप फॉर होम अ मैसेज डिज़ाइन। टारगेट ऑडियंस के लिए मैसेज जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट है जी, dash possesses extensive knowledge about a field in general, but they might be unfamiliar with particular technical terms, specific equipment or recent advances in your document subject matter। तो ये जनरल एक्सपर्ट्स होते हैं। हम इसको अपने जो है हैंड्स आउट से भी कंफर्म कर लेते हैं। जो हमारे जनरल एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास ये होती है, जनरल एक्सपर्ट्स। ये देखिए जी, जनरल एक्सपर्ट्स पोजेस एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट अ फील्ड इन जनरल बट दे माइट बी अनफेमिलियर। तो ये वही हमारा जो MCQs इधर हमसे पूछा हुआ है वही है। ओके जी, और डैश ऑन द अदर हैंड शेयर और सरपास योर नॉलेज अबाउट अ डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर। तो ये जो हमारे जो उसको अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, सरपास करते हैं, तो ये हमारे कौन से होते हैं, स्पेसिफिक जो है एक्सपर्ट्स होते हैं। अपने नॉलेज को, जिनके मुतालिक नॉलेज होता है वो उसके मुतालिक स्पेसिफिक ऑन द अदर हैंड शेयर और सरपास योर नॉलेज अबाउट अ डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर। तो ये हमारे जो हैं स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स होते हैं। ये बिल्कुल आप बिल्कुल जो है 100% हैं। ये जो मैंने बुक से वेरीफाई किए हैं, तो आप बिल्कुल इनको 100% करेक्ट सॉल्यूशंस हैं। डिटरमाइन योर आइडियंस नीड्स बी असेसिंग देयर डैश एंड देयर पर्पस इन रीडिंग द डॉक्यूमेंट। एक्सपर्टीज़ होते हैं, तो देयर एक्सपर्टीज़ जो डिटरमाइन, जब आप आइडियंस को ज़रूर कर रहे होते हैं तो वो उनको एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। कंजक्शन एंड प्रपोजिशन आ रही, ये कंटेंट वर्ड्स हैं। तो यहाँ से इसमें और भी आ जाती हैं इसकी दूसरी फॉर्म्स, कंटेंट वर्ड्स,
ये देखें जी, ये फंक्शनल वर्ड्स भी कहलाते हैं और कंटेंट वर्ड्स भी कहलाते हैं। फंक्शनल वर्ड्स इंक्लूड कंजक्शन, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, प्रोनाउंस, ये होते हैं हमारे कंटेंट वर्ड्स भी कहलाते हैं और फंक्शनल वर्ड्स भी कहलाते हैं। ठीक है जी, इनको आपने ध्यान से करना है, इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं आपसे, तो आपको इनके मतलब नॉलेज होना चाहिए, इनको ज़रा ध्यान से कीजिएगा। ओके जी, विच वर्ड्स हैव बोथ डिनोटिव एंड कोनोटिव मीनिंग्स, जो ये कंटेंट वर्ड्स होते हैं ये इनके ये सेम, इनके दोनों मीनिंग डिनोटिव और कोनोटिव मीनिंग्स इनके होते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस एक्सप्रेस टू और मोर इंडिपेंडेंट बट रिलेटेड थॉट्स, यहाँ पे हम इसको सर्च भी कर लेते हैं। ये कंपाउंड वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड और सिंगल कंटेंट वर्ड, ये आपको कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड सेंटेंस है। ये देखें जी, अ कंपाउंड सेंटेंस एक्सप्रेस टू और मोर इंडिपेंडेंट बट रिलेटेड थॉट्स, इसमें क्या होता है जी, टू और मोर इंडिपेंडेंट होते हैं, बस इसमें रिलेटेड थॉट होता है। और सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसमें सिंगल सब्जेक्ट होता है और सिंगल ही प्रीडिक्ट होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है जी, ऑल्दो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक्सप्रेस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज और मोर और वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये इंडिफरेंस ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आया हुआ था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस में डिफरेंस बयान करें। तो ये आप ज़रा ध्यान से कीजिएगा। वेयर इज़ द मेमोरेंडम इज़ द प्राइमरी व्हीकल, जो लेटर जो है वो आउटसाइड आपके ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है, और जो मेमोरेंडम है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है। और व्हाट वी यूज़ आफ्टर सोल्यूशन इन लेटर एंड रिपोर्ट, तो उसके लिए हम कोमा यूज़ करते हैं, कॉलन यूज़ करते हैं। विच लेटर एस्टैब्लिश अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड द ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन ऑफरिंग यू द पोजीशन। जॉब एप्लीकेशन लेटर जो है वो आपके ना कि सिर्फ आपको ऑर्गेनाइज कर होता है एक पोजीशन, बल्कि एक रिलेशन भी आपके और जो आपको हायर कर रहे हैं, जो आपसे इंटरव्यू वगैरह जो लेते हैं, तो आपके दरमियान एक रिलेशनशिप भी क्रिएट होता है। और एडजस्टमेंट लेटर इज़ आंसर टू कंप्लेंट लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा आया हुआ है। कंप्लेंट लेटर का दूसरा नाम इसको एडजस्टमेंट लेटर भी कहते हैं। और एक्सप्लिसिट पर्पस मीन्स द पर्पस विच इज़ क्लियरली स्टेटेड, जो क्लियरली स्टेटेड होता है वो एक्सप्लिसिट कहलाता है, और जिसमें थोड़ा अभाम होता है वो इम्प्लिक्ट कहलाता है। द सेकंड नेम ऑफ मैथोम रीडर इज़ अननेम्ड रीडर, ये मीन के हाइड होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के में पार्टिसिपेट तो करते हैं बट ये हाइड होते हैं। और कोहेरेंस इज़ द क्वालिटी ऑफ हैंगिंग टुगेदर और प्रोवाइडिंग कोहेरेंस, जैसे उसके मतलब से नाम से ज़ाहिर है कोहेरेंस को इकट्ठा करते हैं। कोहेरेंस इज़ क्वालिटी ऑफ हैंगिंग टुगेदर, तो इसका कोहेरेंस है। एंड विच वन ऑफ देम इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो 7 C's आप जानते हैं, क्लैरिटी, कोहेरेंस, करेक्टनेस, कंपोजिशन एंड, तो ये 7 C's हैं। तो इसमें करेक्टर उसमें नहीं है, ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं उधर से। गेटिंग द मीनिंग्स फ्रॉम योर हेड एक्यूरेटली टू द रीडर इज़ द पर्पज़ ऑफ क्लैरिटी, आपका जो रीडर है उसके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिफाइन करना, ये क्लैरिटी में आता है। फॉर्मल राइटिंग इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद स्कॉलरल राइटिंग, और इनफॉर्मल जो है वो बिजनेस राइटिंग में यूज़ होती है। ये डिफरेंस इनमें आ सकता है। एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मल राइटिंग, फॉर्मल राइटिंग जो है ये हमारी फॉर्मल कहाँ पे, स्कॉलरल राइटिंग है, तो ये ईमेल वगैरह में यूज़ होती है। बिटवीन इन्वॉल्व, ये हमने पढ़ा था कि बिटवीन इन्वॉल्व होता है
2 पर्सन के दरमियान, और अमंग होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान, मीन कि ज़्यादा लोगों के दरमियान यूज़ होता है। और प्लेन इंग्लिश इज़ अ क्लोज टू स्पोकन इंग्लिश एंड कैन बी मोर इजीली अंडरस्टूड। ये प्लेन इंग्लिश जो है ये बोलने के ज़्यादा करीब होती है और इसको आसानी से समझा जा सकता है। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती है। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ अ सिंगल सब्जेक्ट एंड अ सिंगल प्रेडिकेट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, रिपीट होते हैं। और मेमोरेंडम इज़ अ ब्रीफ इनफॉर्मल रिपोर्ट यूज टू एस्टैब्लिश अ रिकॉर्ड। तो ये इसका एक एमसीक्यूज ये भी है कि ये मेन के आउटसाइड विद इन ऑर्गेनाइजेशन ये कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है, और जो लेटर है वो विद आउट ऑर्गेनाइजेशन से विदाउट जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है। एंड एजेंडा इज़ अ सिंपल लिस्ट ऑफ टॉपिक्स टू बी डिस्कस इन मीटिंग। एक एजेंडा होता है, एक लिस्ट होती है उन टॉपिक्स की जिसको हमने मीटिंग में डिस्कस करना होता है, ये उसके लिए हम एक एजेंडा तैयार करते हैं। मिनट्स आल्सो नोन एज, इसको प्रोटोकॉल के नाम से इसको जाना जाता है। इसका दूसरा नाम जो है लेटर ऑफ इंक्वायरी आर सम फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसके स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जब हम किसी से गैदर करेंगे तो उसके लिए हमें लेटर ऑफ इंक्वायरी करना पड़ेगा, उसके लिए हम लेटर ऑफ इंक्वायरी यूज़ करते हैं। और सेकंड मोस्ट हाई डेजिग्नेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन में जो दूसरे नंबर पे होता है उसको सीईओ कहते हैं। इसके ऑप्शंस है डायरेक्टर, जनरल डायरेक्टर्स हाई लेवल पे होते हैं, और लेकिन जो है सीईओ ये सेकंड जो है डेजिग्नेशन है उसके लिए यूज़ होता है। ऑर्डर लेटर इज़ ऑल्सो नोन एज पीओ, ये हम देख भी लेते हैं, इसके काफ़ी सिनेरियोज इसके बनते हैं। मैं आपको बता भी देती हूँ, इसकी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है पीओ। क्या था? ऑर्डर लेटर। ये देखें जी, एन ऑर्डर लेटर इज ऑल्सो नोन एज पीओ और परचेज ऑर्डर लेटर, और ये किसी बिगन्स द पेपर ट्रायल ऑफ स्पेसिफिक परचेज, ये मेन के परचेजिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ऑर्डर जैसे उसके नाम से जाहिर है कि ऑर्डर लेटर, ठीक है जी। और नेक्स्ट है जी रेफरेंसेस आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एडमिशन ग्रांट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोसेसेस। जो रेफरेंस होते हैं ये किसी भी एडमिशन वगैरह लेने के लिए या एम्प्लॉय के जॉब करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अवॉइड गिविंग द इम्प्रेशन डैट विद फॉलो गुड न्यूज़, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था कि 29 हम एमसीक्यूज आए हुए थे, और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। जो हमारे आइडियंस एनालिसिस है उसमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने ये सारे कलेक्ट करके यहाँ पे एक लाइन में लिखे हुए थे, और उन्होंने कहा था कि फिक्स करें कि इसमें कौन कौन से फिक्स होने हैं। तो इनका ध्यान से पढ़िएगा। अवॉइड गिविंग द इम्प्रेशन डैट गुड न्यूज़ विल फॉलो, अवॉइड सेइंग नो, अवॉइड यूजिंग नाउ इट ऑल डून, avoid wordy and irrelevant phrases in sentences, avoid apologizing, और लास्ट है जी avoiding writing a buffer that is too long, जो बहुत ज़्यादा कहने के लॉन्ग को उसको यूज़ करने से गुरेज करें। और नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ AIDA, इसका एब्रीवेटिव पूछा हुआ था कि इसके क्या मीनिंग्स बनते हैं। तो ये हमारा इधर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, AIDA, ये देखें जी। AIDA प्लान विच हैज़ 4 फेजेस, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शंस। तो ये हमारा एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। लास्ट है जी ये वो है कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है
जिसमें एक्सप्रेस टू और मोर इंडिपेंडेंट बट रिलेटेड थॉट, जिसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट होते हैं और उसमें रिलेटेड थॉट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होता है जी? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक्सप्रेस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसमें वन इंडिपेंडेंट होता है और इससे ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। और ये था जी आज का पेपर, बहुत आसान सा था। आप अपने हैंड्स आउट को अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी और ये पेपर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और ये था जी आज का पेपर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।